देखिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसमें हम लोग सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट में हम लोग ये नोट पैड में हम लिख दे रहे हैं कि हम क्या क्या आज बात करेंगे। पहली बात करेंगे सिंटैक्स के ऊपर, पीएचपी सिंटैक्स के ऊपर। ये पहला टॉपिक होगा आज हम लोग का। दूसरा टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे होगा वेरिएबल के बारे में एंड कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, और तीसरा टॉपिक जिस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा डेटा टाइप के बारे में। ठीक है, तो डेटा टाइप, सिंटैक्स और वेरिएबल तीनों टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले इजी वे में सिंटैक्स को समझ लेते हैं। देखो पीएचपी का जो सिंटैक्स है, पीएचपी की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये समझना बहुत जरूरी है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है। देखो एक पेज में जरूरी नहीं कि जो पीएचपी का पेज है उसमें सिर्फ पीएचपी लिखा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एचटीएमएल के बीच में भी पीएचपी लिख सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट के बीच में भी पीएचपी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस बात का कि वो फाइल का नाम, फाइल का जो एक्सटेंशन है वो डॉट पीएचपी होना चाहिए। डॉट एचटीएमएल में फिर पीएचपी नहीं लिख सकते, लेकिन पीएचपी के अंदर एचटीएमएल कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जो अपने एक छोटा सा ब्लॉक बनाता है, अपना एरिया बनाता है। जावा स्क्रिप्ट जो है वो भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, पीएचपी भी यहाँ पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जैसे पाइथन है, सी है, उसके जो पेज बनाओगे डॉट पाई या डॉट सी, उसमें सिर्फ सी प्रोग्राम नहीं लिख सकते, उसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं लिख सकते हो। बट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में ये है कि वो उससे फ्रेंडली जो भी टेक्नोलॉजीज है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होने की वजह से इसके कुछ सिंटैक्स भी हैं। सिंटैक्स क्या है, लिखने का तरीका। तो सबसे पहले ये यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क पीएचपी, ये स्टार्ट करता है आपके पीएचपी के एरिया को। स्टार्ट पीएचपी ब्लॉक, पीएचपी का जो ब्लॉक है वो आपको ये कमेंट लाइन लिखा, वो शुरू होता है इतना सा लिखने से, एंगुलर ब्रैकेट की स्टार्टिंग वाला, उसका क्वेश्चन मार्क और उसका पीएचपी, और इसके बीच में आप पीएचपी का कोड लिखते हो, पीएचपी कोड हियर, और लास्ट में आप इसको इस तरह से बंद कर देते हो। ठीक है, और इसको बोलते हैं एंड पीएचपी ब्लॉक। ठीक है, तो इसको अप्लाई करके हम दोबारा देखते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जैम कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे जो कि कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। कभी भी अगर ये ऑफ है तो आपका पीएचपी कोड कभी रन नहीं करेगा। यानी अगर आपने ऑफ कर रखा है, याद रखिए कंप्यूटर ऑफ होने के बाद ये अपने आप ऑफ हो जाता है। तो अगर दोबारा कंप्यूटर शुरू किया है तो दोबारा से यहाँ के स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इसका सामना करना पड़ेगा मुसीबत का। देखो अभी हम दोबारा दिखाते हैं कल का प्रोजेक्ट। अभी हम प्रोजेक्ट को ऑफ कर दिया यहाँ पे, ये देखो मेरा वेब सर्वर ऑफ है। अब कल का प्रोजेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, लोकल स्लैश माय फर्स्ट पीएचपी। देखो ये नहीं चलेगा, ये प्रोजेक्ट यूआरएल काम नहीं कर रहा है। क्या बोल रहा है, सर्वर कांट रिफ्यूज रीच। तो हम लोग इसको यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। जैम कंट्रोल पैनल हो गया, स्टार्ट पे क्लिक किया। स्टार्ट की पहचान क्या है, ये कलर होना चाहिए ग्रीन, और देखिए पीछे वही यूआरएल काम करने लगा। यानी सर्वर अगर ऑफ रहा तो ये आपका यूआरएल काम नहीं करेगा। देखो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, लेकिन जैसे सर्वर ये ऑन होगा ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा और आपका सर्वर काम करने लगेगा। देखिए इसका मतलब है कि हमेशा आपके कंप्यूटर में अपाचे सर्वर ऑन होना चाहिए जब आप पीएचपी का कोड कर रहे हो। ठीक है, तो पीएचपी चूंकि सर्वर साइड लैंग्वेज है इसलिए ये इसको सर्वर, वेब सर्वर चाहिए ही चाहिए। तो अपने पास वेब सर्वर तो बहुत महंगा आता है, मार्केट से अगर वेब सर्वर उठाए तो ये देखो कितना कॉस्टली है। वेब सर्वर टाइम पे आई है ऋतिक, टाइम पे अभी कम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा सब लोग। वेब सर्वर टाइम है इसका 40, 8:40 पे मैक्सिमम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है तो देखिए वेब सर्वर को अगर हम खरीदने जाएं, जिसको हम होस्टिंग कहते हैं, ऑनलाइन होस्टिंग कहते हैं जिसको, वेब होस्टिंग जिसको कहते हैं, वही वेब सर्वर होता है। अगर उसको आप परचेस करने जाएं तो इसकी कॉस्ट देख लीजिए आप कितनी महंगी है। ये GoDaddy का वेबसाइट है जो बहुत पॉपुलर है। अगर हम वेब होस्टिंग प्लस में गए तो ये देखिए यहाँ पर कम से कम एकदम स्टार्टिंग में गए तो हमको 119 रुपया महीना लेना होगा, जबकि आपको 3 साल के लेने होंगे तब ये दाम मिलेगा। यानी नीचे जो लिखा होगा छोटा अक्षर में वो बहुत खतरनाक है। तो नॉर्मली अगर आप इसको बाय करने जाएंगे तो ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। देखो 36 महीने का लेंगे तो जाकर, इसको रिपीट नहीं करना, ये कार्ट में गए वापस, इसमें 2 बार हो गया है, 2 बार क्लिक होने की वजह से एक बार ही रखते हैं। देखिए तो जब हम 36 महीने का लेंगे यानी 12 या 36 3 साल का लेंगे तो हमको 119 रुपये पड़ेगा, जिसका टोटल कॉस्ट
4,000 रुपया है, यानी साल का 3 साल का 4,200, साल का कितना हो गया, लगभग 15-1400 के आसपास। 1400 रुपये आपको खर्चा करना होगा एक स्टार्टिंग वेब सर्वर खरीदने के लिए, जिसकी कैपेसिटी लिमिटेड है, जिसकी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। लेकिन अगर आपने अपने कंप्यूटर में जैम इंस्टॉल कर लिया अपाचे, तो फिर आपको कुछ पे नहीं करना है। ये लोकल हो सर्वर है, ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्वर है। हाँ, इसका कोई डोमेन नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं लाइव हो सकता, लेकिन उस पैसे को लगाने के बाद आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अभी तो आपको ऑनलाइन नहीं चाहिए, अभी तो आप बना रहे हैं। तो नदी में जब नदी में थोड़ी बनाते हैं नाव को किनारे बनाते हैं। जब बन जाएगा तब उसको नदी में डाल दिया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर अभी हम लोग ये बात समझ लेते हैं कि अपाचे सर्वर ऑन होना चाहिए। दूसरा ये कि प्रोजेक्ट कहाँ बनेगा। प्रोजेक्ट आपके कंप्यूटर में जैम जहाँ इंस्टॉल है वहां बनेगा। तो दिस पीसी मेरा जैम इंस्टॉल, मेरा कंडीशन इज जैम 1 है, आप लोग सबका जैम होना चाहिए, या जो जैसे इंस्टॉल किया है वैसे। जैम के अंदर में आपको मिलेगा htdocs। htdocs के अंदर यहाँ आप बना सकते हैं फोल्डर। जैसे अभी हमें यहाँ पे फोल्डर बना रहे वेब पेज का नाम, वेब पेज। तो ये वेब पेज बनाकर हम इसको VS कोड में ओपन करा दें। ये देखो ये जो वेब पेज है ये मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसको हम अपने VS कोड में ले लिया है। तो सवाल जवाब है। अब एक नया देखो, ये टिक मार दो, ट्रस्ट htdocs में दोबारा कभी फोल्डर बनाएंगे तो ये नहीं पूछेगा हमसे कि आप ट्रस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो हम यहाँ पर फाइल का जो नाम लिखेंगे हमेशा याद रखें .php में लिखेंगे। इसके बाद आप अपना कोड लिख सकते हैं। तो हम सिंटेक्स के बारे में बताए थे आपको, क्या क्या होता है सिंटेक्स में, याद रखने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे बंद करें, आपका सारा कोड PHP का यहाँ होगा। ध्यान से भी, गलती से भी आप बाहर मत लिखिए, फिर PHP का कोड नहीं होगा। हमेशा याद रखिए इसी के अंदर PHP लिखा है। तो HTML लिखे ना लिखे, लेकिन ये लिखना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद हम आपसे सीखे सॉरी आपको सिखाएंगे वेरिएबल और कांस्टेंट। देखो वेरिएबल वेरिएबल जो है सी में जब जानते हैं हम लोग कि डेटा टाइप बताना पड़ता है, फिर वेरिएबल का नाम बताना पड़ता है, फिर वैल्यू बताना पड़ता है। ये सी में होता है। ये कौन सी लैंग्वेज का पार्ट है, सी लैंग्वेज में, C++ में। सी और C++ में एक जैसा होता है ये। इसी तरीके से अगर हम पाइथन में करेंगे इसको, तो हम लोग सीधा लिखेंगे डाटा इज इक्वल टू 30। अगर हम इसको जावा में करेंगे तो आपको पता है कि बहुत मेहनत से हमको डेटा टाइप फीचर लगाना है वगैरह वगैरह। जावा स्क्रिप्ट में करेंगे तो लेट डाटा इज इक्वल टू 30 इस तरह से। अगर हम PHP में करेंगे तो हमको क्या करना है, तो हमको सीखना PHP है, लेकिन हम इतना सारा लैंग्वेज के बारे में बता रहे हैं आपको। PHP में इसको बनाना बहुत आसान है, खाली लगाइए आगे में $, ठीक है ना, कमाइए नहीं, पहले $, लगा दीजिए, ठीक है। डाटा इज इक्वल टू ये तरीका। तो PHP, ये सारे लैंग्वेज का तरीका अलग अलग है। तो PHP का तरीका है $साइन से। PHP को हमेशा शुरू करेंगे वेरिएबल को $साइन से। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, इसका आउटपुट लेने का लिए जो तरीका है अलग अलग लैंग्वेज में, वो देखो। सी में इसको आउटपुट लेने का तरीका है printf और %d और यहाँ डाटा। सी का जो तरीका है, C++ का तरीका अलग हो जाता है इसमें, सी आउट और यहाँ पे डाटा, इस तरीके से। जावा में तो पूछो ही मत, system.out.println, ठीक है। ये जावा में, जावास्क्रिप्ट में अगर करते हैं तो कंसोल वंसोल करना पड़ता है, कंसोल लॉग, इस तरीके से। और कोई लैंग्वेज बता देते हैं आपको हम थोड़ा मोड़ा, पाइथन है ना, बता दें पाइथन प्रिंट लगाना होता है और उसमें लिखना होता है। तो ये आउटपुट देने का सभी लैंग्वेज में तरीका अलग अलग है। PHP में क्या तरीका है, तो PHP का जो तरीका है वो है एको लगाना है। एको लगा के डॉलर, जो वेरिएबल का नाम है डॉलर के साथ ही रहेगा, वो बनाने टाइम में भी और इस्तेमाल करने टाइम में भी डॉलर के साथ ही करना है। तो ये है एको डाटा। तो डाटा का जो वैल्यू होगा वो एको हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं, इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या काम करता है। तो अपने ब्राउजर में जाना है, आपको लिखना है यहाँ पर, हम नया फ्रेश टैब लेते हैं, लोकल होस्ट, देखो लोकल होस्ट स्लैश, और आज के प्रोजेक्ट का नाम है वेब पेज। आ गया। अगर कोई एरर भी आएगा ना तो भी PHP आपको एरर बता देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डाटा 1 प्रिंट करते हैं, डाटा 1 बना हुआ है नहीं है, तो वो एरर भी यहाँ पे अच्छे से बताएगा,
कि वार्निंग है अनडिफाइंड वेरिएबल डाटा 1 इन लाइन नंबर 5, साफ साफ बता रहा है 5 नंबर लाइन में एरर है। ठीक है, अगर आपने सेमी कॉलम छोड़ दिया, ठीक है, तो सबसे आखिरी में छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर वाला में छोड़ेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। देखो सिंटेक्स एरर मतलब आपने कोड लिखने में गलती किया, वो था अनडिफाइंड, ये है सिंटेक्स एरर। टोकन इको का इस्तेमाल अनएक्सपेक्टेड टोकन लग रहा है, यानी इको यहाँ है तो शुरुआत एरर कहाँ होगा, यहाँ होगा सेमीकोलन। ठीक हो गया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से वेरिएबल बनाने का तरीका पीएचपी के अंदर, ये कि पीएचपी का क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, इसका वैल्यू बाद में बदला जा सकता है। देखो हम एको लगाने के बाद नीचे आए और डॉलर डाटा इज इक्वल टू 50 लिख दें, तो जानते हो दोबारा एको करेंगे अगर हम, देखो हालांकि एको करेंगे इस बार डबल कोट्स के अंदर में, आप एचटीएमएल का सब टैग यूज कर सकते हैं जैसे बीआर, ठीक है, यहाँ बैकस्लैश एन नहीं काम करता तो बीआर, ठीक है, डॉलर डाटा। आप आराम से स्ट्रिंग के अंदर में भी डॉलर डाटा लिख सकते हैं, कोई परसेंटेज डी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बीच में स्ट्रिंग के, ये पाइथन में भी पॉसिबल नहीं है, सुन लीजिए, पाइथन में भी आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना पड़ता है, इसमें ये भी नहीं बताना पड़ता। ठीक है, ये देखिए वही डाटा वेरिएबल जो ऊपर में डिक्लेयर हुआ था 30 वैल्यू के साथ, वो इको हुआ 30, लेकिन बाद में उसको क्या कर दिए 50 कर दिए, तो एको हुआ 50। 8 में देखिए, यानी वेरिएबल उसे कहते हैं जो बाद में वैल्यू बदल सकता हो। ठीक है, तो इसके इसी तरीके से कांस्टेंट की बात करें अगर हम लोग कांस्टेंट में, तो सभी लैंग्वेज में कांस्टेंट बनाने का तरीका लगभग सेम है, वो है कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल। ये सी में भी सेम है, सी प्लस में भी सेम है, यहाँ भी सेम है। कांस्टेंट की यहाँ बनाने से पहले आपको देखिए इसका दो मेथड है, कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट भी एक तरह का वेरिएबल होता है, बट उसका वैल्यू बदल नहीं सकते, है ना। क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। सभी लैंग्वेज में सेम बात है, कांस्टेंट इज अ वेरिएबल, कांस्टेंट इज अ कंटेनर व्हिच इज इम्यूटेबल इन नेचर, यानी जिसका वैल्यू हम बाद में इनिशियलाइज होने के बाद नहीं बदल सकते हैं। तो यहाँ लगाएंगे कॉन्स्ट, बट ध्यान रखें पीएचपी में डॉलर के साथ तो वेरिएबल बनता है, लेकिन डॉलर के साथ कांस्टेंट नहीं बनता। कांस्टेंट बनाने की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कांस्टेंट का नाम होगा उसको पूरा कैपिटल में लिखना चाहिए, ऐसे इस तरीके से। तो ये जो कांस्टेंट का नाम है वो है नेम, कोशिश कीजिए इसको कैपिटल लिखने का, हालांकि स्मॉल में काम करेगा, लेकिन कैपिटल लिखने से क्या होगा, वो दूर से नजर आएगा कि कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे ही सी में भी जब हम लोग कोई मैक्स वेरिएबल लेते हैं तो कैपिटल लिखने की कोशिश करते हैं, इसका फायदा वहां पे भी होता है, वहां पे भी कैपिटल लिखना चाहिए। कांस्टेंट को अलग से आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि ऑल कैप्स, ऑल कैपिटल होगा तो पता चल जाएगा कि कांस्टेंट है। डॉलर नहीं लगेगा, ध्यान रखना है, ठीक है, और कोई कीवर्ड नहीं लगेगा, आईएनटी सब नहीं लगेगा। आईएनटी वाईएनटी किसमें लगता है, आईएनटी लगाओ, फ्लॉट लगाओ, सब। देखिए दुनिया में टाइप ऑफ लैंग्वेज की बात की जाए तो एक आधार इसके मेमोरी एलोकेशन का भी है। पहला आधार है कि कोई भी लैंग्वेज जो डेटा टाइप बताना पड़े उसको बोलते हैं स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बोलते हैं उसको, स्टैटिक प्रोग्रामिंग, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है सर, रस्ट, वो इस तरह का लैंग्वेज, ये स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें डेटा टाइप बताना पड़ता है। ठीक है, हालांकि पीएचपी में बताना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो हमको बताएंगे। फिर है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जैसे पीएचपी, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ये वो लैंग्वेजेस हैं जिन लैंग्वेजेस के अंदर में हम लोगों को खास करके डेटा टाइप बताना नहीं पड़ता है। जावास्क्रिप्ट, ठीक है, डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता है। जैसे ये पीएचपी को देखो, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रखा है, क्या आगे आईएनटी लगाया है, नहीं लगाया, लेकिन सी में लगाना पड़ेगा, सी प्लस लगाना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट में लगाना पड़ेगा, यहाँ तक कि VB डॉट नेट जैसे लैंग्वेज में भी लगाना पड़ता है, VB डॉट नेट में भी लगाना पड़ता है, ASP डॉट नेट में भी लगाना पड़ता है, डॉट नेट के सारे फ्रेमवर्क में लगाना पड़ता है। यानी स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डायनेमिक प्रोग्रामिंग, याद रखिएगा ये सब बातें। अब हम लोग यहाँ पे जब कांस्टेंट बनाए हैं तो उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखिए इस्तेमाल करने के लिए क्या लिखना होगा, एको, नीचे आए इसके लिए हम BR लगा रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे डबल कोट्स में BR लगा के छोड़ देते हैं। ये एको सिर्फ BR यानी ब्रेक लाइन देगा, और इसके बाद NAME। तो नेम क्या है, कांस्टेंट है, उसका वैल्यू आना चाहिए, देखिए आ रहा है। बट अगर हम फ्यूचर में चाहेंगे कि नेम का वैल्यू बदल दें, जैसे हम वेरिएबल का बदल पाए, तो क्या हम ऐसे बदल पाएंगे, गौरव की जगह सौरभ, एको सौरभ, एको नेम, देखो इसमें अंडरलाइन आना शुरू हो गया, यानी ये
देखो क्या बोल रहा है, अनएक्सपेक्टेड इक्वल टू, यानी नेम इक्वल टू लगा ही नहीं सकते, एरर ही अलग। तो ये यहाँ पे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक बार वैल्यू दे दिए किसी कांस्टेंट को तो उसको बाद में चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कांस्टेंट का मतलब ही यही होता है, एक ही बार वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन वेरिएबल में कई बार दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके सामने हैं, नोट कीजिए इसको फाइनली। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग सीखा वेरिएबल और कांस्टेंट को। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे डेटा टाइप को डिस्कस करेंगे।